वंदे भारत का जो मॉडल रहा है, जैसे आपने जब ट्रेन बनाई थी तो क्या आपको लगा था कि इसकी सैकड़ों ट्रेनें बनेंगी और वही मॉडल चलेगा या कुछ और मॉडल सोचा था आपने? तो ये चाहूंगा मैं कि कॉमन आदमी को आप कंफर्ट और डिग्निटी से ले जाएं। आपके पास कोई उसका इलाज नहीं है, ये कहने से नहीं चलेगा कि जितना पैसा देगा उसी तरह ले जाएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टैम्पेड पे, रेलवे स्टेशन का जो स्टैम्पेड हुआ, उस पे आपका क्या विचार है? केस क्यों हुआ और क्या हो सकता था? मेरे को जहां तक अभी खबर है उसके बाद और भी चीजें आ रही हैं। कातिल वही, शाहिद वही, जी। मुंसिफ वही, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। मतलब मर्डरर भी वही है, विटनेस भी वही है, सब कुछ वही है। सब जज भी वही है। तो मेरे रिलेटिव जो है मेरे कत्ल का दावा कहाँ करें? आपको ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन बड़े शहरों में बढ़ने चाहिए क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और रेलवे स्टेशन वही है जो पहले थे? वोटर से पूछेंगे, अनाउंसमेंट सुनेंगे और खुद देखेंगे। ये सब चीज खत्म करिए 21वीं शताब्दी जी। में, और ऐसा कुछ करिए कि ज्यादातर आदमी प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, अपनी कोच की जगह ट्रेन आए, वो बैठे चल दे। उसको क्या जरूरत है वेट करने की? नमस्कार, द एम.के. राय शो में आपका स्वागत है। वंदे भारत ट्रेन एक ऐसी ट्रेन जिसको पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है। आज उसके इनोवेटर और उसको बनाने वाली टीम के हेड सुधांशु मनी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो पहला सवाल अगर मैं पूछूं सर आपसे कि यात्रा कैसी रही रेलवे के साथ में आपकी? तो देखिए, यात्रा का ऐसा है कि हर आदमी कुछ सपने देखता है, उनमें कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं। तो 2016 में जब मुझे मौका मिला जीएम बनने का, तो उस समय मैंने रिक्वेस्ट की थी चेयरमैन जो थे उस समय मित्तल साहब की, मुझे आईसीएफ खाली पड़ा है वहाँ पोस्ट कर दीजिए। जी सर। तो बड़ी आसानी से मुझे मिल गया, बिकॉज प्रोडक्शन यूनिट में जाने में कोई पॉपुलर पोस्टिंग नहीं होती है, लोग जोन्स में जाना चाहते हैं। जी। तो अगस्त में मैं वहाँ पहुँच गया, और अब एक पुराना सपना था कि भारत को भी एक एस्थेटिकली सुपीरियर, थोड़ी बेटर लुकिंग, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड विथ मॉडर्न फीचर्स, स्पीडियर ऐसी ट्रेन की ज़रूरत है जो 25-30 साल से जिसकी बात हो रही है पर बन नहीं पा रही है, जी। ना खरीदी जा पा रही है बाहर से। और वहाँ फिर ऐसा रहा कि सालों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत सीखते हुए एक बड़ी अच्छी टीम तैयार थी। मैंने उसमें कुछ नहीं किया, वो ऑलरेडी वहाँ थी, उनके मन में भी था एक कुछ नया करने का। जी। तो काम आसान हो गया जब लीडर की और बाकी टीम मेंबर्स की सोच सिमिलर हो। की टीम मेंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जी। सारे नहीं। तो वो उनकी सबका इंटरेस्ट, उनका सबका मोटिवेशन अलाइन हो गया, और उसके बाद था कि सैंक्शन मिल जाए, टाइम फ्रेम क्या रखा जाए कि प्रोजेक्ट बंद करने की नौबत ना आ जाए। ये सब चीज़ सोचते हुए, टेक्नोलॉजी लानी नहीं थी, अपनी खुद बनानी थी। जी। इंडियन कंपनीज के साथ मिलके आईसीएफ को खुद डिज़ाइन करके बनानी थी। ये सब चीज़ को रखते हुए कैसे और कब ट्रेन बना ली जाए, निकाली जाए, ये जर्नी शुरू हुई। और अक्टूबर 2018 में ट्रेन हम लोग निकाल पाए। ट्रेन 18 के नाम से जो उस जमाने में जी, उस आप समय बोलते वहाँ थे। ट्रेन 18 के पीछे कहानी ये थी कि जब काम शुरू, फाइनली जब सैंक्शन मिला हम लोग को मार्च अप्रैल 17 में, जी। तो उसके बाद से टीम जो की मेंबर्स थे सबका एक इशू था कि अगर नॉर्मली ऐसे प्रोजेक्ट में अगर कायदे से काम किया जाए, कॉन्सेप्ट से आप इंजीनियरिंग पे जाइए, इंजीनियरिंग से जी। मैन्युफैक्चरिंग पे, डिज़ाइन पे, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टूलिंग वगैरह इकट्ठा करके, टर्निंग आउट, बिफोर टर्निंग आउट, प्रूव आउट, वैलिडेशन, ये सब एक सिस्टमैटिक सीरियल ढंग से काम करना पड़ता है। उसमें 36 महीने लगते हैं कम से कम। जी। तो इतना वक्त था नहीं। उन्होंने कहा कि आपके रिटायरमेंट होने से पहले अगर ट्रेन नहीं बन के निकली तो प्रोजेक्ट अबैंडन होने का डर है।
और सारी मेहनत बेकार होने का डर है कि भाई जैसी ट्रेन बनाते जा रहे हो वही और बनाओ, ये सब नई ट्रेन बनाने की ज़रूरत क्या है, ये सवाल जी उठ सकता है। तो ये डिसाइड किया सबने मिलके कि इसको किसी भी तरह दिसंबर 2018 जब मैं रिटायर हो रहा था उससे पहले निकाल दिया जाए, जिससे ये ऐसी लकीर खिंच जाए जिसको कोई मिटा नहीं जी सकता। जी इसलिए उसका नाम ट्रेन 18 रखा था तभी उस वक्त की, जी 2018 में निकलनी है। तो यात्रा तो बहुत अच्छी रही, और अंग्रेजी में शेक्सपियर ने कहा है कि थिंग्स वन आर डन बट जॉय सो लाइज इन द डूइंग, मतलब जो चीज़ हो गई वो तो हो गई, लेकिन उसको करते समय जो खुशी, जो जॉय, वो बढ़िया चीज़ होती है। तो वो बड़े हेडी डेज थे और अच्छा रहा। चैलेंजेस क्या रहे सर वंदे भारत में? आपको चैलेंजेस क्या आए? देखिए टेक्निकल चैलेंज तो बहुत थे, पॉलिटिकल पहली बार इस चैलेंजेस तरह का। हाँ, तो पॉलिटिकल भी नहीं कहूँगा मैं, मतलब टेक्निकल चैलेंज तो बहुत थे उसमें। बहुत ज़्यादा उनके बारे में बात करने से क्या फ़ायदा, वो टेक्निकल कॉम्पिटेंट लोग थे, मेरी कॉम्पिटेंस नहीं थी, टीम की कॉम्पिटेंस जी थी, वो टैकल कर ही रहे थे। रोज़ कोई मुद्दा उठता था, रोज़ सॉल्व होता था। जी वैसे 3-4 मेन मुद्दे थे, एक था सैंक्शन मिलना ही। जी वैसे तो जीएम को प्रभु साहब के टाइम में बड़ा एम्पावर कर दिया गया है, कोई भी अब फाइनेंशियल, अब कोई भी टेंडर रिलेटेड, एक्सपेंडिचर रिलेटेड फाइल बोर्ड नहीं जाती है एज लॉन्ग एज, GMICF को। नहीं नहीं, कोई भी फाइल किसी भी जीएम की नहीं जाती है अच्छा अनले आपका सैंक्शन और बजट जी ये बोर्ड से डिसाइड होता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन में बोर्ड के पास कोई फाइल पहले जाती थी और बहुत वक्त लगता था उसमें, 1.5-2 साल फाइलें पड़ी रहती थी रेलवे आपने बोर्ड में। वो अब नहीं होता है, अब वो जोन में ही पड़ी रहे, वो भी हो रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन आपने तो 2 साल में ट्रेन बना दी सर। तो वो एक था कि भाई आप एक बार सैंक्शन तो आपको चाहिए, उसके बाद मानते हैं हम लोग आप आपकी लीडरशिप में काम हो जी जाएगा। तो प्रपोजल हम लोगों ने दिया था नवंबर 16 में, पर वो हो नहीं पा रहा था। जी वो तमाम चीज़ें थी उसमें, जेलसी थी, स्केप्टिसिज्म, सिनिसिज्म, पर ये था कि भाई ये बनेगी तो है नहीं, इंपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, जी और ये कि सिर्फ एक पब्लिसिटी ढूंढ रहे हैं, तमाम बातें थी। वो सैंक्शन नहीं मिल पा रहा था, बोर्ड मेंबर्स नहीं करने दे रहे थे। तो उस समय चेयरमैन साहब से हमने कहा कि भाई आप मुझे 2 ट्रेन बनाने दीजिए, बाकी आपको जितनी इंपोर्ट करनी है करिए, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, पर आप जितने में इंपोर्ट करेंगे उससे 1/3 दाम में हम लोग बना देंगे। जी तो इसमें थोड़ा बहुत झूठ था, 1/3 में तो नहीं बन पाई, जी लेकिन 40% में तो बनी। काफ़ी कम है फिर भी। हाँ, और ये भी कहा था हमने कि आप रिटायर हो रहे हैं जुलाई 18 में, आपके जी रिटायरमेंट होने से पहले आपसे ही फीता कटाएंगे उस ट्रेन का। जी वो भी झूठ था, इतनी जल्दी तो नहीं बन पाती। खैर उनके पैर पकड़े मैंने, जैसी ये कहानी है, लोग पूछते हैं आपने वाकई पैर पकड़े? अब भाई वो तो नहीं रहे, तो इतनी क्यूरियोसिटी किसी को है तो उसको ऐसा क्या रहा था ऊपर सर ही जाके पूछना पड़ेगा। जी तो वो कहानी सिंपल है भाई, अगर आप मतलब देयर सैंक्शन इज नहीं अ मिल रहा प्राइड, देयर इज अ प्राइड इन्वॉल्व्ड इन सच वर्क, टीम ईगर थी, जी तो अगर उनका पैर पकड़ लिया मैंने तो ये तो प्राइड की बात थी, क्योंकि उसके बाद ही सैंक्शन मिल गया, उसको लेके हम पहुंच गए वहाँ, लोग खुश हुए। और वैनिटी का क्या है, वो तो कोई भी आपकी वैनिटी कभी भी ख़त्म कर सकता लेकिन है, तो स्टार्ट वो अगर आप खुद कर सकें तो बहुत अच्छा है। तो ये चैलेंज इस तरह टैकल हुआ कि वो मित्तल साहब ने सैंक्शन दे दिया, उस समय जी तुरंत दे दिया उन्होंने 2 ट्रेन के लिए, और फिर उस पर काम शुरू हो गया। एक तो ये चैलेंज था, दूसरा ये एक डर होता है लोगों में कि भाई ऐसा इस तरह का काम पहले हुआ नहीं, अगर ये नहीं चला तो क्या होगा, जी इसका ब्लेम किस पे आएगा। तो उसको एलिविएट करने का बड़ा सिंपल तरीका था, मैंने भाई कहा कि मैं तो सबसे पहले आप लोग से पहले रिटायर हो जा रहा हूँ, जी अभी तो आप लोग के पास सर्विस है, मेरे को दिसंबर जो आपके जूनियर्स थे वहाँ 18 में पे। जा रहा, जो भी टीम में मेंबर्स थे। जी तो अ, अगर नहीं चली, कुछ गड़बड़ हुआ भी, तो भाई लीडर है, स्केपगोट ढूंढ रहे हैं तो मुझे ढूंढ लेंगे लोग, जी और वैसे रिटायर्ड आदमी के साथ क्या कर लेंगे। जी ये बात अलग, कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन वो हुआ नहीं क्या कुछ। हुआ सर आपके साथ, कुछ बता सकें? नहीं, वो जब ट्रेन बन गई और किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि बन जाएगी इतनी अच्छी और सक्सेसफुल हो गई, तो उसमें जेलसी पैदा हुई लोगों में। तो कई एक जेलसी का मुद्दा आ गया
कुछ लोगों को लगा कि गोल्ड माइन है पैसा बनाने की, जी ब्यूरोक्रेसी थी, मेनली पॉलिटिक्स भी थी, और कुछ लोगों को लगा कि भाई अब इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। जी हर तरह की लॉबी अलाइन हो गई। कोई विभाग को भी नहीं मैं बोलूँगा, हमारे अपने विभाग इलेक्ट्रिकल सबके मिल के लोगों ने ये कॉन्स्पिरेसी टाइप की चलाई। जब हम लोग रिटायर हो गए और लोहानी साहब चेयरमैन थे, वो रिटायर हो गए, जी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था जी। प्रोजेक्ट को, तो ये विजिलेंस का हिसाब किताब शुरू किया इन लोग ने। मतलब आपको लगता है कि वंदे भारत बनाने की सजा मिली आपको उसके नहीं, बाद? सजा नहीं मिली। सजा कैसे मिल जाएगी जब कोई गलत किया ही नहीं था। सजा मतलब कि लेकिन कोशिश हाँ, की एक गई। बिना बात का एक पिन प्रिक और टेंशन पैदा किया है लोग ने, बिल्कुल किया। और अगर तो लोग यही पूछते हैं कि तो टीम के अंदर ये फीलिंग थी, मैं तो रिटायर हो गया था, कि लोग सर्विस में कि साहब ये काम अच्छा काम करने की सजा का है। यही सिला है कि अब हम लोग विजिलेंस का जवाब देते फिर रहे। जी तो फिर मुझे ये भी पता लग गया कि इनको कोई मतलब नहीं है जी कि ट्रेन बनी या नहीं बनी, किसने बनाई। इनका एक ही मुद्दा है कि किसी तरह इन लोग को, टीम को पूरा विक्टिमाइज करके इन लोग को सजा दी जाए। तो मैं समझ गया इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, जी रेलवे वालों से। तो मैंने फिर सीधे सीवीसी से टाइम लेके बात की और एक ही बात कही कि मुझे कुछ नहीं चाहिए जी कि आप खास फेवर करें, आप बस एक काबिल अफसर को लगा दें जो पढ़ जाए फाइल, जी क्योंकि हम लोगों ने हर सवाल का जवाब दे दिया है जो असलियत है। तो जी जवाब तो पढ़ा नहीं किसी ने बोर्ड में, बस वो बना बनाया मन था कि इन लोग को चार्जशीट देनी है, वो पढ़ा दिया आगे। जी तो सीवीसी में काबिल अफसर को उन्होंने लगाया इस पे, और रेलवे के नहीं थे, बाहर के जी थे, विजिलेंस कमीशन के। सीवीसी में। जी तो उन्होंने पढ़ा पूरा फाइल को और अच्छा लथाड़ा उन्होंने जी बोर्ड को। उसमें एक चीज उन्होंने ये भी लिखी कि 4 मेंबर्स और 1 सेक्रेटरी, 5 लोगों के रूम से फाइल एक दिन में निकली थी। 5 फाइल ऐसे फाइलें पड़ी रहती है महीनों, कोई पूछता नहीं है। जी 5 लोगों का साइन एक ही डेट में है उसमें। इस पॉइंट को उसने पकड़ा कि अच्छा इतनी अर्जेंसी थी कि इन लोग के ऊपर कुछ किया जाए। तो और उसने सारे पॉइंट पढ़ के बात सीधे लिख दिया कि इस केस में कुछ नहीं है, और लथाड़ा भी। तो वो पड़ी जी रही सर। बोर्ड में फाइल। वो उसके बाद इतना, अब ये सीवीसी दोबारा जाने की हिम्मत नहीं थी इनकी, बंद भी नहीं करना चाह रहे थे, जी पड़ी रही काफी दिन। फिर जब कुछ नहीं था उसमें तो बंद करना पड़ा। लेकिन सिर्फ रेलवे पे छोड़ दिया था तो ये लोग तो टीम को, मुझे और टीम सबको पनिशमेंट दिला के ही मानते। और अच्छाई का पनिशमेंट, एक तरह से अच्छे काम का पनिशमेंट। अब जो आप उसको कह लीजिए। तो लेकिन मुझे मालूम था कि ऐसा करेंगे, इसलिए भाई जहां 3 आदमी डिट्रैक्टर्स या इस तरह के करप्ट टाइप के लोग होते हैं, वहीं पे 1-2 ईमानदार और सॉलिड एकदम क्लियर व्यू वाले लोग भी होते हैं। तो वैसा वो मिल गए सीवीसी में, तो उन्होंने रफा दफा किया केस। जी जी। अगला सवाल सर कि वंदे भारत का जो मॉडल रहा है, जैसे आपने जब ट्रेन बनाई थी तो क्या आपको लगा था कि इसकी सैकड़ों ट्रेनें बनेंगी और वही मॉडल चलेगा, या कुछ और मॉडल सोचा था आपने? नहीं, मैंने तो ये सोचा था कि जब अगर ट्रेन मॉडर्न बनानी है तो क्या बाउंड्री कंडीशन में बनाई जाए। जी तो मेन बाउंड्री कंडीशन ये थी कि भाई 180 किलोमीटर केपेबिलिटी पे बनाएंगे, जी तब 160 पे चला पाएंगे, जी टेस्ट स्पीड ज़्यादा होती है। और वैसा सेक्शन उस वक्त 2016 में सिर्फ एक था, दिल्ली से भोपाल के बीच में छोटा स्ट्रेच है। जी हमने कहा भाई ये दिल्ली भोपाल के लिए ट्रेन एक तरह से सोची जाए, जी डे ट्रेन। और जहां अभी शताब्दी को 7 घंटे लगते हैं, ये शायद 5:45 5:30 घंटे में पहुंचा जी सके, ऐसा जी एक सोच थी। ट्रेन बनने के बाद इलेक्शन पास आ गए थे 2019 के, तो वो बनारस के लिए चला दी गई, जी और वंदे भारत नाम रखा गया था। अच्छा नाम है वंदे भारत, जी जी कन्वे करता है एक फीलिंग जी ऑफ प्राइड। वो इट्स अ गुड नेम। लोग पूछते हैं ट्रेन 18 को बदल दिया गया नाम, तो नहीं, बदला नहीं गया। ट्रेन 18 एक हम लोग ने नाम एक पर्पस से दिया था, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन जी एक नाम वंदे भारत पीएमओ से आया, अच्छा था। तो अब ये सोच के बनाई गई थी। जी सर। एक ये भी तो सोच थी कि भाई जब तक ये बनेगी और 10 12 15 20 बन जाएंगी, मैंने ये लिखा भी था और ये मन में भी था जी कि 40 से 50 जब हो जाएंगी
शताब्दी आप रिप्लेस कर देंगे सारी, कुछ और अच्छी डे ट्रेन, उसके बाद आपको मुश्किल होगा क्लाइंटेल पाना, बिकॉज महंगी है ट्रेन का किराया, 30% जी ज़्यादा है, जो कि होना चाहिए क्योंकि कैपेक्स ज़्यादा है। जी तो हर जगह आसानी से क्लाइंटेल आपको नहीं मिलेगी डे ट्रेन में। जी उस वक्त आपके पास एक स्लीपर वर्जन रेडी होना चाहिए, जी जिससे कि वो ट्रूली ओवरनाइट जर्नी दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से हावड़ा में आप कर सकें। तब तक ये ट्रैक भी 160 किलोमीटर के हो जाएंगे, ऐसे उम्मीद थी। तो देखिए दोनों काम नहीं हुआ, ट्रैक भी नहीं 160 का हो जी पाया अभी तक, और कब होगा कुछ पता नहीं। अभी मुंबई अहमदाबाद का सुन रहे हैं, शायद 160 पे हो जाएगा, कब होगा पता नहीं। और सालों से काम चल रहा है, एग्जीक्यूशन पुअर है इतना कि हो नहीं पाया है। जी और स्लीपर ट्रेन भी जो 2019 में बननी थी एंड तक, 18 में एक प्रिलिमिनरी काम शुरू हो गया था, वो जब ये विजिलेंस वगैरह शुरू हुआ तो वो सब अबैंडन हो गया। ये जी फिर रिवाइव किया और अभी भी बन के तैयार है, टेस्टिंग हो गई है। आईसीएफ में अभी खराब काम हुआ था कुछ बीएमएल से, ऐसा जी कहते हैं जी बर्थ, तो वो सब चेंज चल रहा है। कब सर्विस में आएगी बहुत क्लियर नहीं है, मुझे उम्मीद है मार्च में आ जाएगी शायद। जी तो एक तरह से ये 5 साल लेट आई है, अब जो आपका पहले से प्लान था उसके हिसाब जैसा से। होना चाहिए था। जी लेकिन अब ठीक है, आ गई है, तो अब ये अभी तो जितनी राजधानी है उनकी जगह धीरे धीरे आप लगाएं या एडिशन में लगाएं, जी इसको क्लाइंटेल मिलती जाएगी। जी ट्रूली ओवरनाइट से मेरा मतलब है कि करीब 7:30 बजे चले शाम को, अगले दिन 8, 8:30 तक पहुंच जाए। जी ट्रैक अपग्रेड हो तो और उससे भी कम, जी वो ट्रूली ओवरनाइट है। लोग फिर जहाज के, एरोप्लेन के बजाय इसको प्रेफर करेंगे, जी ऐसा लगता है मुझे। तो एक तो ये सोचा था कि स्लीपर आ जाए, जी एक और माइंड में था कि भाई अब सारी दुनिया एल्यूमिनियम की तरफ जा रही है, सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड में, तो आप एल्यूमिनियम ट्रेन का हम लोग ने अटेम्प्ट किया था, वो किसी सरकारी वजहों से नहीं हो पाया। जी मंत्रालय ने फिर एक बड़ा अच्छा टेंडर निकाला 100 ट्रेन का, और बहुत ही अच्छा टेंडर था। इतना बड़ा 100 ट्रेन का टेंडर सिर्फ चीन या इंडिया ही निकाल सकते हैं। एल्स्ट्रॉम के पास जो गया था। एल्स्ट्रम L1 था, गया नहीं, जी जाना चाहिए था। जी तो वो प्राइस नेगोशिएशन में नहीं हिम्मत हो पाई इन लोग की देने की, जो कि बहुत ही रेट्रोगेट था। जी अब वो इसमें हुआ ये कि अब एल्यूमिनियम ट्रेन का हमारा सपना सालों पीछे चला गया। जी 2025 आ गया, अब उस टेंडर की कोई बात नहीं है। तो पहला टेंडर हम लोग 2017 में किया था। मतलब आपने जो ट्रेन तो 2 साल में वो बना दी। नहीं, वो अलग थी, एल्यूमिनियम ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं। जी तो वो एल्यूमिनियम ट्रेन कहीं नहीं दिखाई दे रही। जी एक मेट्रो में, पुणे में एक एल्यूमिनियम ट्रेन मेट्रो की है, जी या हाई स्पीड ट्रेन एल्यूमिनियम की आनी है, जी ऐसा शिंकासन से अगर आएगी। जी लेकिन एल्यूमिनियम ट्रेन मेन लाइन के लिए हमारी ये सेमी हाई स्पीड रेंज में वो हम लोग फिर वो ठंडे बस्ते में ही चला गया है। बहुत गलत बात है, लेकिन वही है इस वक्त। ट्रेन 18 पे आपकी एक किताब एक भी चीज है। और थी, और एक था कि भाई एक चीज बनी, वो वर्ल्ड क्लास नहीं थी। वर्ल्ड क्लास के आसपास पहुंचने की कोशिश की गई जी थी। पहले अटेम्प्ट में कोई वर्ल्ड क्लास चीज थोड़ी बना लेता है, जी पर यह था कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करके इसको वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। जी वर्ल्ड क्लास किस मामले में? एक्सटीरियर फिनिश, इंटीरियर फिनिश के मामले में, जी एफिशिएंसी के मामले में, ये टेक्नोलॉजिकली। प्रोपल्शन सिस्टम तो इसका ऑलमोस्ट वर्ल्ड क्लास है ही, जी और चीज़ों को वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश, उस डायरेक्शन में भी कोई काम नहीं हो पाया। वो जो थी वही बन रही है, मतलब आपको लगता है कि होना चाहिए था इम्प्रूवमेंट्स उस तरह से नहीं हुए जिस तरह से होने टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, क्योंकि ये सारे स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं धीरे धीरे, फिर आप वर्ल्ड क्लास के बाद पहुंचते हैं। आप उसको पहले ही वर्ल्ड क्लास बोलने लगिए तो आपको लगता है आपने तो कर लिया जो करना था। चाहिए। मतलब कहने के लिए वर्ल्ड क्लास है, रियल में वर्ल्ड क्लास नहीं है। एक तो वर्ल्ड क्लास बड़ा लूज टर्म है, इसका मतलब क्या है बहुत जी क्लियर नहीं होता। अगर मैं ये मानूं कि वर्ल्ड क्लास से मेरा मतलब है कि दुनिया की जो 4-5 ट्रेन बिल्डर्स हैं जी दुनिया में, वो जो ट्रेन बनाते हैं उस लेवल की पहुंची की, तो नहीं पहुंची उस लेवल की, जी अगर उसको वर्ल्ड क्लास माने। और उस तक पहुंचने की कंटिन्यूअस कोशिश होनी चाहिए, आज नहीं कल पहुंचेंगे हम लोग वहां। जी पर आप पहले से ही इसको कह दीजिए कि वर्ल्ड क्लास हो गई, तो आपका फिर क्या इंसेंटिव रहेगा उस पर काम करने का? तो किसी यही का हुआ है।
आप इसमें देखिए टेक्नोलॉजिकल इनपुट आया नहीं कुछ भी। जो ये थर्ड ट्रेन ऑनवर्ड ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इनपुट था, जी वो बेकार का टेक्नोलॉजिकल इनपुट था, उससे कोई फायदा नहीं होना है। आप पावर थोड़ा और बढ़ा दिया आपने, एक्सेलरेशन थोड़ा बढ़ा दिया, राइड आप कहते हैं इंप्रूव कर दी। आज आप पूछ लीजिए कि पहली 2 ट्रेन और बाद की ट्रेन की राइड में क्या कोई फर्क है। और जहां तक पावर बढ़ाने का सवाल है, आज तक वो पहली वंदे भारत जो दिल्ली से बनारस चलती है वो फास्टेस्ट है, 96 किलोमीटर एवरेज स्पीड पे। जी। तो मतलब का काम जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, दुख की बात है। अगर वंदे भारत पे आपकी किताब की बात करें, जी मतलब उस जमाने में आपने ट्रेन 18 पे किताब लिखी, जी। तो कैसा? देखिए किताब का 2 था। एक तो चूंकि ये नेगेटिविटी शुरू हो गई थी विजिलेंस जी वाली, और फिर कोविड आ गया था, तो जी वक्त भी था, मोटिवेशन भी एक नरेशन लिखने का जी कि आखिर ऐसी क्या बात है, मंगलयान चंद्रयान तो है नहीं है, कोई जी मिसाइल रॉकेट तो है नहीं, इसमें जी इतनी लोगों ने इतनी इसको हाइप, या हाइप से ज्यादा ये कहें इतना मोहब्बत क्यों मिल रही है, जी ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। आफ्टर ऑल एक ट्रेन को इतना लोग मोहब्बत देंगे ये नहीं सोचा था। जी तो ये लिखने का एक इंसेंटिव था। जी फिर विजिलेंस आया तो और कि भाई ये कहानी भी बतानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, जी अच्छे काम करने का सिला देख लें आप लोग, जी और सीमिंगली अच्छे काम करने का। अगर बहुत अच्छा नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन किसी बुरे इंटेंशन से तो नहीं किया गया था। अगर और आप सबसे ज्यादा कि कोई एक आदमी का काम नहीं था। जी आई आई कैन कॉल इट माई ट्रेन 18 स्टोरी, क्योंकि शुरू से आखिर तक मैं इन्वॉल्व था, लेकिन इट वाज माई ट्रेन 18 स्टोरी ऑफ मेनी पीपल ऑफ द टीम। जी उनके बारे में कोई नहीं जानता। मुझे जी आप लोगों की वजह से काफी लाइमलाइट मिल गई, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा। जी थैंक यू। लेकिन टीम जी मेंबर्स के बारे में, की टीम मेंबर्स जिन जो नहीं होते तो ट्रेन बनती नहीं, जी तो उनकी कहानी कौन मेरे अलावा और कौन बनाएगा अच्छे से। तो ट्रेन में ये भी था कि जितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उनका कंट्रीब्यूशन सिंगल आउट करके मैं बयान कर सकूं। तो फिर इसी नाम से निकाली मैंने, माई ट्रेन 18 स्टोरी, आपके दर्शकों को दिखा दूं। वंडरफुल सर। तो जी इसमें थैंक यू। ये अमेजोन पे है, मेरा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट इसमें नहीं है, पर आपके दर्शक कुछ अगर खरीदेंगे तो अच्छा लगेगा। इसमें एक तो मैं समझता हूँ कि नैरेटिव अच्छे से बता पाया हूँ जी मैं, और आई होप जिस भी टीम मेंबर का जो कंट्रीब्यूशन का, आई होप उसको अच्छी तरह से इसमें डिस्क्राइब कर पाया हूँ, और सो दैट दे डोंट गो अननोन एंड अनसंग एंड देयर कंट्रीब्यूशन हैज बीन कॉल्ड आउट बाय नेम। तो ये था इस पर किताब के पीछे की कहानी। मुझे भी लगता है कि जिनको भी वंदे भारत में इंटरेस्ट है और जो जानना चाहते हैं, जी उनको आपकी किताब जरूर पढ़नी चाहिए। देखिए कुछ लोग पढ़ें और उनको अच्छी लगे जी तो समझिए लिखना सफल हुआ। जी। वंदे भारत की तो काफ़ी बात हुई सर, लेकिन वंदे भारत फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की ट्रेन है, और उससे ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। हम कॉमन लोगों की जब बात करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या लगता ये है? जी ये बड़ा पेचीदा मुद्दा हो गया है, और धीरे धीरे और पेचीदा हो रहा है। जी और ये कुंभ के आसपास की आपने जो खबरें अभी देख रहे हैं कि अभी नई क्या दिल्ली में। नई दिल्ली में, और प्लस वो जो वैंडलिज्म हो रहा है, शीशे जी तोड़ रहे हैं लोग, पत्थर मार रहे हैं, गिराव कर रहे हैं ट्रेन का, ये अब इसमें सीरियस सोच की जरूरत है। जी अब मैं ये बता दूं मैं क्या मानता हूं, ये सवाल कि हो पाएगा कि नहीं बाद में, जी क्या होना चाहिए। द आइडियल एक। पर आइडिया देखिए ये होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक हम एक विकसित देश हो जाएंगे, जी और मैं मानता हूं कि हो सकते हैं। तो अगर विकसित देश हो रहे हैं तो विकसित देश की सबसे पहली एक इमेज जो हम जैसे कॉमन मैन, वो भी देश भारत के ही जी देशवासी है ना, जी इनका पैसा कम है पॉकेट में लेकिन कोई बाहर के तो नहीं है, नहीं। उनको हम कैसे ले जा रहे हैं। कंफर्ट तो दूर, हमें कोई डिग्निटी ही नहीं है उनके पास। जी कंफर्ट तो बहुत दूर की बात है, वो बैठने तो छोड़िए, खड़े होके भी वो ये किसी तरह से कुचले पिछले किसी तरह जाते हैं, जी टॉयलेट में बैठ के जाते हैं, तो बैठ के भी नहीं, टॉयलेट में खड़े होके। तो उनको आप कंफर्ट तो दे ही नहीं रहे हैं, उनकी डिग्निटी को भी एकदम हताहत कर दे रहे हैं। अगर जो उनकी डिग्निटी जी कुछ है, और हर आदमी की डिग्निटी होती है, जी तो हम कैसे इनको डिग्निटी और कंफर्ट के साथ ले जाएं। जी कंफर्ट में मैं कहूंगा कि सिर्फ एक उनको बैठने की जगह दे दें, कंस्ट्रेंट, खड़ा ना रहना पड़े। जी सो के ले जाने वाला तो अभी बहुत दूर है, जी तो उससे डिग्निटी भी मिलेगी,
और जी कंफर्ट भी मिलेगा, लिमिटेड कंफर्ट। जी तो ये आप मन में बनाइए कि मुझे हर पैसेंजर के लिए ये करना है। जी एक बार मन बनाइए तो सॉल्यूशन निकलेंगे। आप कहेंगे यार इतना कम पैसा देते हैं ये, इसमें भी ऐसे ही जाएंगे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। एक कम्यूटर सबर्बन ट्रेन में मैं मानता हूँ ये चल सकता है, मुंबई में चल सकता है, इवन विदेशों में होता है। जापान में जी आपने पीपल पुशर सुने होंगे, जी वो आधे घंटे 45 मिनट की जर्नी तक ठीक है, पर लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए 24 घंटे और 24 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 36 घंटे जो जी भी है, उसमें इस तरह जाना, तो ये कैसे आप ठीक करेंगे? इसका एक जरूरी है कि नॉन एसी कोच आप मत बनाइए, जी क्योंकि आपके साथ 36 साल रहेगी वो। एसी जी कोच बनाइए और सबको एसी में ले जाइए, कुछ गरीब रथ के फॉर्मूले पे। जी गरीब रथ लालू जी के टाइम जो लाई गई, लालू जी के जी तमाम और क्रिटिसिज्म है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, जी और कोई लालू जी का फैन थोड़ी हूं मैं, जी 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 लेकिन उसके पीछे कहानी ये थी कि गरीब आदमी भी एसी में जाए, उसको गरीब बोलना भी नहीं चाहिए। मतलब मैं जो भी ये हमारा मानता हूं कि हर आदमी को एसी कंफर्ट में ले जाइए, सिवाय उनके जो एसी में नहीं जाना चाहते हैं किसी वजह से। और जी हर रूट पे आप 24 कोच की एकदम नॉन एसी माइग्रेंट लेबर के लिए, जो शायद तब तक भी उतना पैसा ना दे पाए एसी लायक, जी एक ट्रेन 2 ट्रेन चलाइए। अब जो अमृत भारत बनाइए उस तरह हो या कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, वो उसमें बैठने की उनको जगह जरूर हो, बस सोने की नहीं हो पाएगी सबकी। लेकिन जी बाकी सब ट्रेन एसी करिए, और एसी का फेयर मत बढ़ाइए, थोड़ा घटाइए। ये गरीब रथ से भी थोड़ा कम करिए। आप कहिए पैसा कहाँ से आएगा भाई, 2,65,000 करोड़ आप दे रहे हो कैपेक्स में, जी तो आप ये मान लो कि उसमें 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ एक सब्सिडी है इसके लिए अगले 10 साल के लिए। 10 साल बाद उसकी जेब में भी पैसा आ जाएगा अगर भारत विकसित होता गया, जी तब आप किराया बढ़ा लीजिए। अब ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात लगेगी, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई सोल्यूशन इसका दिखता नहीं है और चूंकि ये करना जरूरी है तो ऐसे होगा ये। और कैपेक्स का क्या है, जी आपको ताज्जुब होगा सुन के कि ये सरकार जब से आई है तो 17 से 18 लाख करोड़ लग चुका है रेलवे में। जी पहले शायद जहां साल में 30-35 हजार करोड़ लगता था, अब 2.65 लाख करोड़ लग रहा है, और वो भी जी सरकार का, कोई आपने बोरोइंग नहीं है। बोरोइंग इतनी हो गई कि अब आपका इंटरेस्ट बर्डन माउंट हो रहा है, तो अब बोरोइंग कम कर दी गई है, 5-10 हजार करोड़ पे आ गई है। जी ये इतना, शुरू में ये था कि लग रहा है पैसा, इसका रिजल्ट आएगा आएगा, ये सुनते गए। अब हम वहां आ गए कि हमें पूछना पड़ेगा कि इतना पैसा लगा के आपने क्या मिला। आपकी फ्रेट ग्रोथ 2% से बढ़ रही है, जी कंट्री की इकॉनमी 10%, 6% से बढ़ रही है, जी आपको जहां 10% बढ़ना चाहिए आप 2% से बढ़ रहे हो। पैसेंजर नंबर आपके जो पीकेएम जी है अभी भी कोविड लेवल पे नहीं पहुंचा है। जी आपकी एवरेज स्पीड, आपने मिशन रफ्तार चलाया बड़ी, मिशन रफ्तार आपकी 1 किलोमीटर से भी फ्रेट ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ी है। ये मिला क्या इतना पैसे लगा के? अब तक तो कहीं पे दिखना चाहिए था, मैं जी ये नहीं कह रहा हूँ तो इसका मतलब कि शायद मिसप्लेस प्रायोरिटीज हैं। आप जहां पैसा लगाना चाहिए और जितना फास्ट एग्जीक्यूशन करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, जी एक सीरियस रिव्यू की जरूरत है। तो ये चाहूंगा मैं कि कॉमन आदमी को आप कंफर्ट और डिग्निटी से ले जाएं। आपके पास कोई उसका इलाज नहीं है, ये कहने से नहीं चलेगा कि जितना पैसा देगा उसी तरह ले जाएंगे। तो आप उसको बोरे की तरह ले जाते हैं, आप आदमी की तरह तो नहीं ले जाते अभी। तो वो तो, उसको डिग्निटी देने की जरूरत है। और कंफर्ट आएगा, डिग्निटी, कंफर्ट हल्का फुल्का आप दोगे तो डिग्निटी भी आएगी। जी ये बहुत जरूरी है, पर इसके बारे में रेलवे में कोई सोच है नहीं जहां तक मैं समझता हूँ। जी वो बस एक परफंक्ट्री, एक लिप सर्विस टाइप की है। जी नई दिल्ली रेलवे स्टैम्पेड पे, रेलवे स्टेशन का जो स्टैम्पेड हुआ, उस पे आपका क्या विचार है? केस क्यों हुआ और क्या हो सकता था? मेरे को जहां तक अभी खबर है उसके बाद और भी चीजें आ रही हैं। जी आरपीएफ इंस्पेक्टर की एक रिपोर्ट फाइल हुई है, कुछ और वर्जन आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ने। कहा कि आप जितने कैपेसिटी है उससे ज्यादा टिकट कैसे आप, जी तो वो एक अलग चीज है। जितनी कैपेसिटी है उसके उस हिसाब से टिकट तो रेलवे कभी नहीं देती, उससे बहुत ज्यादा कोई काउंट नहीं है अभी। जनरल जी टिकट बेचने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जी अनलेस कोई स्पेशल ओकेजन आ जाए। तो वो हाई कोर्ट का सरप्राइज भी एक अलग बात है। उनको तो पता है जी कि ये जनरल कोच के कैपेसिटी पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जितने चाहे उतने टिकट आप बेच लें। जी तो ये 2 साल 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 2
देखिए, रेलवे को पता था कि प्रयागराज में कितनी भीड़ आ रही है और प्रयागराज स्टेशन पे ही कैसे इसको हैंडल किया जा रहा है, जी कैसे भीड़ को डायरेक्ट किया जा रहा है कि अपने ही प्लेटफॉर्म पे वो पहुंचे, ये जी नहीं कि पूरे स्टेशन में चारे हो जाए, जी और हैंडल किया जा रहा है। और दिल्ली में भी छठ पूजा के टाइम इतनी ही क्राउड हैंडल की जाती है, जी 4-5 दिन ही चलता है वो। जी तो ये कहना कि हमें पता नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, ये गले नहीं उतरता। कहीं आपसे चूक हुई है, आप कैजुअल हो गए, आपके आरपीएफ सब प्रयागराज में डिप्लॉय हो गए, आपके पास सिक्योरिटी थी नहीं, आपने सोचा नहीं, प्लान नहीं था, प्लानिंग नहीं थी। और प्लानिंग नहीं था ये मतलब नहीं कि आपको पता नहीं था इतने नंबर नहीं आएंगे, आपको पता था बट कैजुअली ले लिया गया। जी तो 3 चीजें बड़ी जरूरी होती है स्टैम्पीड के टाइम की। एक, रेगुलेटेड मूवमेंट एज फार एज पॉसिबल यूनिडायरेक्शनल जी हो, क्रॉस मूवमेंट ना हो। दूसरा कि कोई रुकावटें ना हो, जैसे एस्केलेटर एक रुकावट बन जाता है। जी तो अब कहीं खबर आ रही है कि एस्केलेटर नहीं बंद किए गए, कहीं खबर आ रही है कि बंद थे, तो मुझे पक्का नहीं है, लेकिन अगर नहीं बंद किए गए तो एक सीरियस खामी थी, वो वहां पे एक ब्लॉकेज पैदा होता है। जी तीसरा, आरपीएफ का इंतजाम था नहीं जी पूरे प्लेटफॉर्म पे। सुना शायद 60 आरपीएफ थे, जहां 16 प्लेटफॉर्म हो तो 4 भी नहीं पड़े एक प्लेटफॉर्म के जी ऊपर। जी कोई बैरिकेडिंग, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इस पे कोई इंतजाम नहीं था, एक जी फ्री फॉर ऑल जैसा था। और जहां तक प्लेटफॉर्म चेंज की बात है कि हमने कोई प्लेटफॉर्म नहीं बदला, ये हाफ ट्रूथ है। जी लोग 14 नंबर पे प्रयागराज के लिए ऑलरेडी इंतजार कर रहे थे। उसमें जनरल डिब्बे वाले भी थे बहुत मात्रा, जी लार्ज नंबर में। उनके पास तो कोई सीट होती नहीं, वो तो बस देखते हैं कि दौड़ के कहाँ सीट ले ली जाए, जी सबसे पहले पहुंच जाए। किसी तरह एक सीट मिल जाए, जी बस किसी तरह अपना पिछाड़ा टिकाने की जगह मिल जाए। जी उनको खबर आप करते हो कि एक ट्रेन अब 12 नंबर से जाएगी, उसमें भी है कि 12 थी कि 16 थी या 16 पहले थी फिर 12 किया, वो सबसे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप इनको एक खबर दे रहे हैं कि भाई एक ट्रेन और जाएगी। कोई प्लानिंग करके नहीं, सडनली आपने अनाउंस कर दिया कि जी जाएगी। प्लेटफॉर्म बदला नहीं, ये सच है, जी लेकिन या नहीं भी सच है, जी लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। 14 नंबर वाले जो अनरिजर्व पैसेंजर वेट कर रहे हैं, उनको लगेगा कि यार ये तो अनरिजर्व स्पेशल जा रही है, इसमें मिलने की ज्यादा चांस है, चलो उधर। जी तो एक हुजूम फिर चल दिया उस तरफ, और उधर से 14 नंबर पे और ट्रेन आनी थी प्रयागराज, उसके लिए लोग आ रहे थे, तो एक क्लैश, मूवमेंट का क्लैश पैदा कर दिया आपने। तो स्टैम्पीड की सिचुएशन आ गई। अब उसमें ये कहना है कि कोई फिसल गया, तो ये सब तो बेकार बात है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये इसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है, जी और वही सर हुआ। तो रेलवे की तमाम गलतियां ये है, और अब एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की इसमें ज़रूरत है। जो इंक्वायरी अभी ऑर्डर की है इन्होंने, जी वो तो रेलवे के वही विभाग के लोग हैं जिनके विभाग ने शायद गलती की है। तो जी सर अ, वो है ना कि कि कातिल वही, शाहिद वही, जी मुंसिफ वही, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। मतलब मर्डरर भी वही है, विटनेस भी वही है, सब कुछ वही है। सब जज भी वही है। तो मेरे रिलेटिव जो है मेरे कत्ल का दावा कहाँ करे? सही बात है। तो वही है कि जब तो एक इंडिपेंडेंट, देखिए सीआरएस इंक्वायरी होती है, एक आदमी भी मरता है ट्रेन एक्सीडेंट में तो सीआरएस इंक्वायरी जी होती है। आप ये कह सकते हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट नहीं है, रेलवे स्टेशन जी पे जरूर एक से है, लेकिन तो आप सीआरएस को ही दे दीजिए, ऐसा क्या है, स्पेशल मैंडेट दे दीजिए, या किसी और जुडिशियल इंक्वायरी, कोई भी और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लीजिए। थोड़ा सच सामने आएगा तो सबका फायदा होगा। आपको ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन बड़े शहरों में बढ़ने चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और रेलवे स्टेशन वही है जो पहले थे? 2 चीजें चाहिए क्राउड कंट्रोल के लिए और एफिशिएंसी के लिए। जी बड़े बड़ी बिल्डिंग नहीं चाहिए। जी आपकी देखिए जर्मनी में का याद बताता हूँ मैं को, वहाँ पे कोई बड़े, बर्लिन छोड़ के जहाँ पे कि वो सेल्फ सस्टेनिंग स्टेशन है, उस स्टेशन पे मॉल नहीं होते, स्टेशन पे बड़ी बड़ी वो कोई जी होटल और बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, ना बड़ी वेटिंग एरिया की ज़रूरत है। वो करते क्या है कि हर ट्रेन उनकी राइट टाइम चलती है जी ऑलमोस्ट, जी और आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, ट्रेन बदलने तो 3 मिनट का समय भी हो तो आप कर लेते हैं, जी क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन कहाँ आएगी पहले से और मेरा कोच कहाँ पे आएगा। जी उसके लिए आपको किसी पोर्टर से नहीं पूछना है कि फला ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। जी वो सिस्टम पैदा करिए, ट्रेनें थोड़ी और टाइम से चलाइए, जी इन्फॉर्मेशन सारी लोगों के मोबाइल पे आ जाए, किसी से पूछना हो ना हो, लार्ज डिस्प्ले बोर्ड हो, ये नहीं कि पोर्टर से पूछें जी कि कहाँ आ रही है हमारी ट्रेन, या जी ओवर ब्रिज पे खड़े होकर लोग देखते हैं कभी कभी कि मेरी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है। जी
रिपोर्टर से पूछेंगे, अनाउंसमेंट सुनेंगे और खुद देखेंगे, ये सब चीज खत्म करिए 21वीं शताब्दी में, जी और ऐसा कुछ करिए कि ज्यादातर आदमी प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, अपनी कोच की जगह ट्रेन आए, वो बैठे चल दे। उसको क्या जरूरत है वेट करने की? जी उसको क्या जरूरत है किसी मॉल टाइप जगह जाके और बड़े से वेटिंग रूम में? ये तो सब आप तभी पैदा कर रहे हैं जब आपकी एफिशिएंसी नहीं है ट्रेन चलाने की। जी तो आपकी बात का जवाब कि बड़े स्टेशन होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, और टर्मिनल्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, दिल्ली में बन भी जी रहे हैं। और जी लेकिन फोकस ये जो है कि ग्रेनाइट वॉल, ग्लास वॉल, बड़े बड़े स्टेशन, वेटिंग एरिया, ये उस पे उतना फोकस के बजाय ट्रेन राइट टाइम चला के फंक्शनली एफिशिएंट स्टेशन पे ज्यादा जोर होना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी सर। जी फ्रेट में और लॉजिस्टिक्स में काफ़ी कुछ गवर्नमेंट का दावा रहा है, जी और लेकिन आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से रेलवे का सिर्फ फ्रेट में हमेशा घटा है। तो अगर आप नहीं, कुछ बता हमेशा पाए। तो नहीं घटा है, वो ऊपर उतार चढ़ाव मानिए, लेकिन हाँ पहले 80% से ऊपर था जी, और आज 25% पे आ गया है, इसको कैसे इम्प्रूव और किया अभी जाएगा? घट रहा है इधर। जी तो इस पे बड़ा सोच हुई, जी और ये गति शक्ति इनिशिएटिव आया, जी नेशनल रेल प्लान आया, सब जी जगह ये बात की गई कि ये 27% था तब, कि जी इसको बढ़ा के 45%, 50% करना है, जी क्योंकि ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो 13-14% जीडीपी का है, जी उसको घटा के डेवलप्ड नेशंस की तरह 7-8% पे लाना है। जी ये तभी हो सकता है जब रेलवे का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, बिकॉज रेलवे जी ट्रांसपोर्टेशन इज चीपर, जी नॉट ओनली क्लीनर बट चीपर। क्लीनर मतलब एमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एयर से और रोड से बहुत बेहतर है। जी 6 से 8 गुना ज्यादा पोल्यूट करते हैं बाई रोड एंड बाई एयर, जी और दूसरा चीपर भी है। जी अब चीपर है ए से बी के बीच में। ए में जो टर्मिनल है जहां पे सामान लाना है मुख्तलिफ जगहों से, और बी में जहां पहुंचाना है, उसका इंतजाम अच्छा नहीं है, इसलिए मल्टी मॉडल टर्मिनल्स की बात उसमें बहुत की गई, जी जिससे सीमलेसली रोड से रेल, फिर रेल से रोड जी ट्रांसपोर्टेशन हो सके और ट्रांसपोर्टर्स अट्रैक्ट हो। जी ऐसा आप उसको टाइम टेबल दीजिए, जी वो नहीं हो पा रहा है। जी गति शक्ति पे काम हुआ है, कुछ टर्मिनल बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन उतना उसका अभी तक इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स अट्रैक्ट हों कि हम रेल से सामान भेजें। जी उनको सस्ते से ज़्यादा अश्योर्ड डिलीवरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी, तो अश्योर्ड डिलीवरी के लेवल पे अभी रेलवे नहीं उतर पा रही है। जी तो एक टाइम टेबल फ्रेट ट्रेन या टाइम टेबल पार्सल ट्रेन वगैरह चलाने का सीरियसली सोचना चाहिए। जी बड़ी शुरुआत तो नहीं हो सकती उसमें, पर छोटे ढंग पे हो सकती है। और फ्रेट पॉलिसी, जो आपकी प्राइसिंग पॉलिसी है, वो सब बोर्ड से तय होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जनरल मैनेजर और इवन डीआरएम लेवल पे जी और आपको ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि वो अट्रैक्ट कर सके ट्रैफिक शुरू में। और डीएफसी भी बन गया, जी डीएफसी की अपनी एवरेज स्पीड बढ़ गई, जी मतलब अपनी उनकी अपनी फ्रेट स्पीड शायद 50 या 60 जी जो भी है, जी 60-50 है शायद, रेलवे में वहीं के वहीं है। डीएफसी बनने के बावजूद जब इतना मालगाड़ी आपकी डीएफसी में चली गई, तो बाकी ट्रैक पे की एवरेज स्पीड ट्रेन की क्यों नहीं बढ़ रही है? ये सब मुद्दे हैं, इस पे और सोचने की बात है। जी कोई रास्ता नहीं है आपको फ्रेट शेयर बढ़ाने का, एक जी नेशनल पर्सपेक्टिव में। सिर्फ भारतीय रेलवे की बात नहीं है, भारतीय रेलवे में तो फ्रेट बढ़ेगा, कमाई होगी, और ये जो एकदम जी पिटा हुआ है ऑपरेटिंग रेशियो, जी आप खुद कुछ कमा नहीं पाते, वो भी ठीक होगा। तो ये नीड ऑफ द आवर है, ये इसमें करना चाहिए और काम। एक अंतिम सवाल सर, वेट लिस्ट कैसे ख़त्म करेंगे? ये सरकार का दावा मेरे ख्याल से 2 साल पहले आ गया था कि हम जी 2027 तक खत्म कर देंगे। अभी तक तो 25 शुरू हो गया, कुछ नहीं हुआ। 2 तरह की चीज हो गई, एक तो आप रिजर्व कोच बढ़ाते जाएंगे वेट लिस्ट खत्म करने के लिए, जी तो शायद कुछ कमी आए वेट लिस्ट जी की तरफ, लेकिन फिर जनरल वालों का क्या होगा? वो जी ऑलरेडी इतनी बुरी हालत है, तो अब ये तो डाइकोटमी पैदा हो गई। जी इसका मतलब ज्यादा ट्रेन चाहिए, सीधी सीधी बात है। एक तो हर ट्रेन 24 डिब्बे की हो, जी जिस स्टेशन पे नहीं रुक सकती 24 डिब्बे की, आप भले वहां मत रोकिए, लेकिन हर ट्रेन अभी 24 डिब्बे की आप कर पाए, नहीं कर पाए, करिए। जी प्लेटफॉर्म की कमी है, ये वो, तो उस पर जोर शोर से काम हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी एक बार एक ट्रेन सेक्शन की कैपेसिटी उसने ले ली, तो उसमें 24 कोच के हिसाब से लोग जाएं, एक तो ये हो सकता है। नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ाई जा सकती है, तो कम से कम
दिल्ली मुंबई के बीच में, दिल्ली हावड़ा के बीच में जहाँ डीएफसी में डाइवर्ट हो गई 85 जी to 90% ट्रेन, वहां पे और ट्रेन क्यों नहीं इंट्रोड्यूस हो सकती है? जी और तीसरा, एवरेज स्पीड आप बढ़ाएंगे अगर तो अपने आप कैपेसिटी बढ़ेगी और ट्रेन बन जाएंगी। तो नई और बहुत ट्रेन की जरूरत तो है ही, जी जहाँ पे ज़रूरत हो डबलिंग, ट्रिपलिंग, क्वाड्रपलिंग की और स्पीड से काम हो। यही सब चीज़ें हैं जिससे कैपेसिटी बढ़ेगी और तभी आप वेट लिस्ट कम कर पाएंगे। सिर्फ एग्जिस्टिंग ट्रेन्स में आप रिजर्व कोच बढ़ाते जाएं और अनरिजर्व कम कर दें जी तो और वेट लिस्ट थोड़ी कम ज़रूर हो जाएगी, लेकिन ये जो दूसरा मुद्दा पैदा हो गया, ये इसका क्या हल निकलेगा? जी अनरिजर्व वाले जी कहाँ जाएंगे? तो मुझे नहीं लगता 2027 तक कुछ होने वाला है। एक वो भी बस जुमला ही था, जी पर होना चाहिए इस तरफ काम, इसमें कोई शक नहीं है। जी सर। जी, तो आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। आप लोगों को भी अगर हमारी बातचीत पसंद आई, अगर यह पॉडकास्ट पसंद आया, तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और सर को भी फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।